कहाँ लिखा है? तो हम लोग इंटरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं आज। दिस इज प्रिडेशन। प्रिडेशन में बहुत ही कॉमन फैक्टर है डियर एंड टाइगर। तो डियर टाइगर के द्वारा खाया जाता है। डियर इज प्रे एंड टाइगर इज प्रीडेटर एंड फेनोमेनन इज प्रिडेशन। तो प्रिडेशन में क्या है? वन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन अदर। अब ब्रॉड सेंस में लें, ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में लें, तो प्लांट भी अगर किसी एनिमल के द्वारा खाया जा रहा है तो प्लांट भी प्रे है और उसको खाने वाला एनिमल प्रीडेटर होगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा है वन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन अदर। तो अदर में प्लांट्स हो सकते हैं या एनिमल्स हो सकते हैं, कॉल्ड प्रिडेशन। तो एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा दूसरे ऑर्गेनिज्म का खाया जाना प्रिडेशन कहलाता है। द ऑर्गेनिज्म बीइंग ईटन इज प्रे। जिसको खाया गया वो प्रे है और जिसके द्वारा खाया गया वो प्रीडेटर है। एंड ईटिंग एनिमल इज कॉल्ड प्रीडेटर। प्रिडेशन इज मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अब सवाल ये उठता है कि नेचर में आखिर क्यों एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते रहते हैं? तो ये नेचर का तरीका है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफर करने का। तो प्रिडेशन इज मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। दूसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला देखा आपने सिंपल सा कि एनर्जी ट्रांसफर के लिए प्रिडेशन होता है। दूसरा पॉइंट है इट इज मीन्स टू कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। अभी जस्ट हमने बतलाया कि प्रे किसको कहेंगे? जिसको खाया जा रहा है। और प्रीडेटर कौन है? जो खा रहा है। तो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रिडेशन जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट है इट इज मीन्स टू कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। थर्ड पॉइंट है इट मेंटेन्स स्पेसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। तो ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रिडेशन का मकसद है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर करना, प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करना और स्पेसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करना। ये तीन पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। When certain exotic species are introduced to new geographical area, exotic species से हमारा सेंस है कि जो हमारे देश के नहीं है, हमारे कंट्री के नहीं है, अदर कंट्री से, फॉरेन कंट्री के हैं, तो वो exotic species. So when certain exotic species are introduced to new geographical area, they become invasive. Invaders आक्रमणकारी, उसी से बना है इनवेजिव। ये आक्रामक रोल प्ले करते हैं। तो ये एक्सोटिक वीड्स किसी ज्योग्राफिकल एरिया में जब आते हैं, नए ज्योग्राफिकल एरिया में, तो क्या होता है? दे बिकम इनवेजिव एंड स्प्रेडिंग फास्ट ड्यू टू लैक ऑफ इट्स नेचुरल प्रीडेटर। जहां ये पहले ग्रो कर रहे थे वहां पर इसका प्रीडेटर भी पाया जा रहा था, इस पर डिपेंड करने वाला प्रीडेटर भी पाया जाता था। और अभी आपने पढ़ा ये सेकंड पॉइंट कि प्रे की पॉपुलेशन को प्रीडेटर कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कंट्रोल करता है। तो क्या किया गया? सिर्फ प्लांट को उसके नेटिव प्लेस से ले आया गया दूसरे ज्योग्राफिकल न्यू एरिया में। अब यहाँ उसका प्रीडेटर नहीं है तो कोई खतरा नहीं है, कोई उसको खाने वाला नहीं है, नष्ट करने वाला नहीं है। तो ये काफी फास्ट रेट से एक्सोटिक प्लांट स्पेसीज ग्रो करेगा
और दूसरे को ग्रो करने में बाधा पहुंचाएगा। इतना फास्ट ये ग्रो करता है, तो इन्वेजिव नेचर का है, दूसरे को डिस्टर्ब करेगा और खुद काफी फास्ट रेट पर ग्रो करेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? ड्यू टू लैक ऑफ नेचुरल प्रीडेटर। इसका जो प्रीडेटर था, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि जब नेचुरल प्रीडेटर लाया गया, जहां से प्लांट लाया गया था, वहीं से अंत में परेशान होके इस प्लांट से उसी जगह से इसके प्रीडेटर को भी पकड़ के लाया गया और तब ये अंडर कंट्रोल हो पाया। तो उसी को दिखाया गया है यहाँ, प्रिकली पियर कैक्टस। तो ये एक तरह का कैक्टस है, प्रिकली पियर है। वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1920s ऑफ रैंगलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का एक जगह है रैंगलैंड, और ये इसमें लाके लगाया गया प्रिकली पीपर, ये लिया गया, पियर लिया गया यहाँ से। सो प्रिकली पियर कैक्टस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1920s टू रैंगलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के रैंगलैंड नाम के जगह में ये प्रिकली पियर लाके बाहर से लगाया गया। द प्लांट काउज्ड हैवॉक। ये काफी खतरा पैदा कर दिया ये प्रिकली पियर ने। कैसे खतरा पैदा कर दिया? बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स। काफी दूर दूर तक ये फैल गया, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स में फैल गया और दूसरे प्लांट वहां ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया वाले समस्या में फंस गए। अब इस प्लांट को खत्म करने का, कंट्रोल करने का कोई उपाय नहीं था उनके पास। तो जहां से उन्होंने इस प्लांट को लाया था, प्रिकली पियर को, वहीं जाके उसके प्रीडेटर को खोजना पड़ा और प्रीडेटर को भी ऑस्ट्रेलिया में लाके इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तब इस प्रिकली पियर के पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सका। इट वॉज ब्राउट अंडर कंट्रोल, यही प्रिकली पियर प्लांट की बात कर रहे हैं। इट वॉज ब्राउट अंडर कंट्रोल बाय ब्रिंगिंग ए कैक्टस फीडर प्रीडेटर, ए मॉथ। मॉथ एक तरह का इंसेक्ट है जो कि प्रिकली पियर पर डिपेंड करता था भोजन के लिए। तो उस मॉथ को लाया गया फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट ऑफ कैक्टस एंड इंट्रोड्यूस टू रैंगलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख रहे हैं कि कैसे प्रीडेटर यानी मॉथ के द्वारा प्रे पॉपुलेशन यानी प्रिकली पियर जो कैक्टस है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट का एग्जाम्पल भी आपको यहाँ मिल गया। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड एडेप्टेड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल। तो अभी आप देख रहे हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और उसमें केमिकल्स के यूज़ को, जो फैक्ट्री में केमिकल्स बन रहे हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इस सब के यूज़ को मिनिमाइज़ किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो उसके बदले हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि मॉथ को यूज़ किया गया प्रिकली पियर को कंट्रोल करने के लिए, ना कि किसी वीडीसाइड्स को। तो वही कह रहा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड एडेप्टेड इन एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल is based on the ability of the predator to regulate prey population। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल इसी प्रीडेशन के आधार पर बेस्ड है कि जो प्रीडेटर हैं प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में कितने सक्षम हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, हाउ डज प्रीडेटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पेसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। अभी जस्ट हमने थर्ड पॉइंट देखा था, बैक हो रहे हैं हम लोग। अभी थर्ड पॉइंट आपने देखा, इट मेंटेन्स स्पेसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। हाउ डज प्रीडेटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पेसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है। तो आंसर है, बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन among competing prey species, predator maintain species diversity in a community।
तो क्या कह रहा है, बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीसीज, जो प्रे स्पीसीज compete कर रहा था उसके बीच आपस में कंपटीशन की इंटेंसिटी को कम करके ये डाइवर्सिटी मेंटेन किया जाता है। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट्स इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर वाज स्टारफिश। अब देखिए, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट्स समुद्री किनारा है प्रशांत महासागर का अमेरिका के नियर अबाउट। इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर वाज स्टारफिश पिसेस्टर। तो स्टारफिश से आप परिचित हैं, और ये स्टारफिश पिसेस्टर था, वहां पर पाया जा रहा था इंटरटाइडल कम्युनिटी। इट्स एक्सपेरिमेंटल रिमूवल, यानी अपने आप ये रिमूव नहीं हुए, एक्सपेरिमेंट के तौर पर इनको वहां से रिमूव किया गया। इट्स एक्सपेरिमेंटल रिमूवल shows extinction of more than 10 species of invertebrates within a year। तो इंटरटाइडल कम्युनिटी, ये पैसिफिक कोस्ट्स के पास, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट्स के पास स्टारफिश पिसेस्टर पाए जाते थे, और वहां पर अदर इन्वर्टिब्रेट्स भी पाए जाते थे। इस पिसेस्टर की भी कम्युनिटी थी, अदर इन्वर्टिब्रेट्स की भी कम्युनिटी थी, लेकिन आर्टिफिशियली इस स्टारफिश को हटा दिया गया उस जगह से। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि साल भर होते होते लगभग 10 स्पेसीज या 10 से ज्यादा स्पेसीज इन्वर्टिब्रेट के एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये भी एग्जाम्पल बतला रहा है कि कैसे डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर ये प्रेजेंट था तो सारे स्पेसीज इन्वर्टिब्रेट के ये सरवाइव कर रहे थे, ये हट गया तो 10 स्पेसीज साल भर के अंदर अंदर खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। इट वॉज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। अब जब पिसास्टर हट गया तो आपस में ही कंपटीशन स्टार्ट हो गया, और जो ज़्यादा सक्सेसफुल रहा होगा वो दूसरे को एलिमिनेट कर देगा। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ गया जैसे ही स्टारफिश पिसेस्टर हटा वहां से। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन वहां महत्वपूर्ण हो गया इन द एब्सेंस ऑफ स्टारफिश, और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ने ही इसको 10 स्पेसीज इन्वर्टिब्रेट के एक्सटिंक्ट करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट, जस्टिफाई गिवन स्टेटमेंट। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रूडेंट का मतलब समझने के लिए समझिए विवेकशील है, बहुत होशियार है, समझदार है। तो कैसे ये समझदार है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? इट इज टू इफ ए टू इफिशिएंट प्रीडेटर ओवर एक्सप्लॉइट्स प्रे पॉपुलेशन। ओवर एक्सप्लॉइट, प्रे को खा रहा है, प्रीडेटर है उसका तो उसको खाएगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर प्रे की पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करेगा प्रीडेटर, तो क्या होगा? प्रे खत्म होना शुरू होगा, और जब प्रे खत्म हो जाएगा तो उसी को खा के वो जिंदा रहता है। अगर प्रे की पॉपुलेशन को खत्म कर देगा खा खा के, ओवर एक्सप्लॉइट करके, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? खुद भी मर जाएगा भूखे। तो इसलिए कभी ये ऐसा नहीं करता कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन करे प्रे के पॉपुलेशन का। So if a too efficient predator over exploits prey population, then prey population may become extinct and predator will meet same fate due to lack of food। तो कह रहा है कि कोई भी प्रे पॉपुलेशन, किसी भी प्रे पॉपुलेशन को अगर कोई प्रीडेटर ओवर एक्सप्लॉइट करता है तो प्रे पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, और प्रे पॉपुलेशन जब खत्म हो जाएगा तो भूख के मारे
प्रीडेटर भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करता है, ये ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता है प्रे को, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये प्रूडेंट है, प्रीडेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरियस मीन्स ऑफ डिफेंस डेवलप्ड बाय प्रे टू लेसन इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेटर्स। प्रे भी प्रयास करता रहता है कि प्रीडेटर से हम अपने आप को बचा लें, प्रीडेटर से अपनी सुरक्षा कर लें। तो कौन कौन सा तरीका है जिससे ये अपने आप को प्रीडेटर से बचाने का प्रयास करता है? सबसे पहला तरीका में हमने लिखा है कैमोफ्लैग। एक बार बिल्कुल छोटा सा बच्चा एक आम के पेड़ पर देखे, हल्का सा मूवमेंट हुआ तो मेरा ध्यान गया, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, आम के बार्क का जैसा कलर था ठीक वैसा ही उसका कलर था, और छोटा सा था, फ्रॉक का बच्चा था पेड़ पे चढ़ा हुआ आम के पेड़ पे, तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने स्किन के कलर को ऐसा कर लेते हैं, इस तरह का चेंज कर लेते हैं कि वो सराउंडिंग से बिल्कुल मैच कर जाते हैं। एक बार मुझे देखने का मौका मिला, बिल्कुल ग्रीन प्लांट था, उस पर ग्रीन बटरफ्लाई, तो ऐसे में बहुत गौर करने के बाद वो दिखते हैं, अपने प्रेडेटर को दिखाई नहीं पड़ेंगे, और दिखाई नहीं पड़ेंगे तो प्रेडेटर उनको नष्ट नहीं कर सकता, खा नहीं सकता। तो कैमोफ्लैग्ड सम इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियंस कैन चेंज स्किन कलर according to their surrounding to avoid detection by predators। ये avoid है, AVOID, avoid detections by predator। तो अपने को सराउंडिंग के कलर का बना लेते हैं, चेंज कर लेते हैं अपनी बॉडी के सरफेस का कलर, ताकि वो सराउंडिंग से मैच कर जाए और प्रीडेटर उसको आसानी से लोकेट नहीं कर पाए, और अपने आप को इस तरह से प्रीडेटर से बचा लेते हैं, सुरक्षा कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है पॉइजन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोनार्क बटरफ्लाई, मोनार्क का मतलब राजा होता है, मोनार्क बटरफ्लाई, कैटरपिलर। बटरफ्लाई के डिफरेंट स्टेजेस आपको पता होंगे, हल्का सा ब्रीफ में हम आपको बतलाएं कि कोई बटरफ्लाई है, एग लेइंग करता है, उस एग की जब हैचिंग होती है तो उससे लार्वा निकलता है, और ये लार्वा लीव्स पर फीड करते हैं, लीव को फीड करते हैं, तो उससे बड़ा पिल्लू टाइप का स्ट्रक्चर जो बनता है कीड़ा, उसी को कैटरपिलर कह रहे हैं। तो मोनार्क बटरफ्लाई है, उसका कैटरपिलर किस पर क्या खाता है? फीड्स ऑन पॉइजनस वीड्स। ऐसे वीड्स हैं जो पॉइजनस हैं, उसको ये खा करके बड़ा होता है, इसके लिए वो पॉइजनस नहीं है, तभी तो उसको खा के जिंदा रह रहा है। तो पॉइजनस वीड्स को इसके कैटरपिलर मोनार्क बटरफ्लाई के खा रहे हैं। तो कभी कैटरपिलर है, फिर ये बड़ा होके बटरफ्लाई बना लेगा, ठीक है। तो कैटरपिलर यानी इसका बचपन का स्टेज, और उसी समय इसने पॉइजनस वीड्स को खाया है। अब इसके चलते क्या होगा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो दैट द बटरफ्लाई बिकम्स डिसटेस्टफुल फॉर इट्स प्रीडेटर बर्ड। अब तितली है, उसको बर्ड खाना चाह रही है, मोनार्क बटरफ्लाई है, उसको बर्ड खाना चाह रही है, लेकिन उसका स्वाद इस बर्ड को अब अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? कि जब ये कैटरपिलर वाले स्टेज में था तो पॉइजनस वीड इसने खाया था, और उसका असर अभी भी बटरफ्लाई की बॉडी पर है, जिसके चलते वो स्वादिष्ट नहीं लगता बर्ड को, और बर्ड उसको नहीं खा सकता, जिससे ये बच जाता है। प्रे की रक्षा हो गई प्रीडेटर से। मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस इन प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ थॉर्न, कांटे वाले पौधे पेड़ देखे हैं आप, बेल का हो गया, नींबू का हो गया, प्रिकल, गुलाब में कांटे होते हैं उसको प्रिकल कहते हैं, स्पाइन, बबूल का पतला पतला कांटा स्पाइन कहलाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे पेड़ हैं जो कांटा प्रोड्यूस करता है, थॉर्न, प्रिकल, स्पाइन, डिफरेंट फॉर्म में इसको प्रोड्यूस करता है, और ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म है, इसके चलते जानवर उसको खाने नहीं आएंगे उसके पास। टू प्रिवेंट ब्राउजिंग एनिमल्स, तो उसको खाने वाले जो एनिमल्स हैं, ब्राउजिंग एनिमल्स, उससे उनकी रक्षा होती है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ थॉर्न, प्रिकल एंड स्पाइंस। तो ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन इस तरह की बनावट उस पेड़ की है कि उसको ब्राउजिंग एनिमल्स नहीं खा सकता। नेक्स्ट है केमिकल डिफेंस, कैलोट्रोपिस।
आप लोग पता नहीं अकौआ अकावन जो भी कहते हो, आँख जिसमें उजला दूध निकलता है, मिल्की लेटेक्स, कैलोट्रोपिस। तो ये कैलोट्रोपिस ज़्यादातर रोड के किनारे ऐसे पाया जाता है, एबंडेंटली प्लेस्ड होता है, एबंडेंट प्लेस्ड में, और इसको कोई जानवर खाना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करता है? तो ये भी पॉइजनस, वाइट मिल्की जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है वो पॉइजनस है, और ये नाम याद रखिए, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ये प्रोड्यूस करता है। ये जो केमिकल है, पॉइजनस केमिकल, इसका नाम है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रीडेटर। तो इस केमिकल कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के प्रेजेंस की वजह से कोई इसको खाना पसंद नहीं करता, खाने का हिम्मत नहीं करता इसका प्रेडेटर, और इसलिए इसकी रक्षा होती है। इसके अलावे आपने पढ़ा है कि टोबैको में निकोटीन पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, और बार्क ऑफ सिनकोना प्लांट के बार्क से क्विनिन निकाला जाता है, स्ट्रैक्निन केमिकल्स, ओपियम, अब ये भी पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी ड्रग्स वाले चैप्टर में। तो ये सारे केमिकल्स हैं जो कि प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, और इसमें से अधिकांश को हम यूज़ करते हैं अपने काम के लिए, चाहे मेडिसिनल पर्पस हो या जिस किसी भी पर्पस से यूज़ करते हैं, इसे हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये हमारे यूज़ करने के लिए ये प्लांट नहीं प्रोड्यूस किया है, ये इसलिए प्रोड्यूस किया है कि इसकी रक्षा हो सके। ये भी इनका डिफेंस मैकेनिज्म है, इन केमिकल को प्रोड्यूस करना। So these chemicals are produced by plants as a defense mechanism. तो आपने देखा कि क्या क्या तरीका प्लांट या एनिमल अपनाता है अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए। तो एक इंटरैक्शन हमने देखा, प्रीडेशन। दूसरा इंटरैक्शन है कंपटीशन। डार्विन्स व्यू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। उन्होंने देखा कि सेम स्पेसीज, डिफरेंट स्पेसीज के बीच कंपटीशन होता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और इसी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के चलते ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। सो उन्होंने कहा कि ये पोटेंट फोर्स है, यानी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जनरल बिलीफ, नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज compete फॉर लिमिटेड रिसोर्सेस। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर रिसोर्सेस कम मात्रा में हैं और उसको यूटिलाइज करने वाले अगर ज़्यादा मात्रा में हैं, और वो स्पेसीज एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं, यानी उनकी आवश्यकताएं रिसोर्स की सेम है, तो क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज compete फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो कह रहा है कि कंपटीशन कब होता है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हों और ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो ऐसे केस में कंपटीशन ज़्यादा होता है। बट इन शैलो साउथ अमेरिकन लेक, विजिटिंग फ्लैमिंगोज एंड रेसिडेंट फिश अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म। तो नॉर्मली हम ऐसा सोचते हैं कि जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है उनके बीच कंपटीशन होता है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ये क्लोजली रिलेटेड नहीं थे एक दूसरे से। कौन है? तो विजिटिंग फ्लैमिंगोज। विजिटिंग फ्लैमिंगोज कहने का मतलब वो बगुला है, वो बर्ड है जो कि वहां रहने वाला नहीं है, कभी कभी आता है वहां भोजन पकड़ने, मछली पकड़ने लेक में। तो ये साउथ अमेरिकन लेक में विजिटिंग फ्लैमिंगोज आ रहे हैं, और उसी लेक में फिश रह रही हैं, रेसिडेंट फिश। तो दोनों के बीच कंपटीशन होता है, किस चीज के लिए? दोनों का कॉमन फूड है। ये विजिटिंग फ्लैमिंगोज जो है ये भी जू प्लैंकटन खाता है, और उसमें रहने वाली मछलियां जो हैं उनका भी फूड जू प्लैंकटन है। जू प्लैंकटन की चर्चा हम लोग लास्ट डे किए थे, फ्लोट करने वाले जो ऑर्गेनिज्म वाटर के सरफेस पर होते हैं वो प्लैंकटन कहलाते हैं, और अगर एनिमल है तो जू प्लैंकटन। तो जू प्लैंकटन
फिश जो उस लेक में पाई जा रही है उसके लिए भी फूड का काम कर रहा है, और जो ये फ्लेमिंगोज आ रहे हैं विजिट करके मतलब टाइम टू टाइम, उनके लिए भी फूड का काम कर रहा है। तो ये दोनों अलग हैं, एक फिश है, पीसेस का मेंबर है, दूसरा एव्स का मेंबर है, क्लोजली रिलेटेड ये है नहीं, उस लेक में भी दोनों नहीं रह रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कंपटीशन हो रहा है क्योंकि सेम फूड इनका है, कॉमन फूड है जूप्लैंक्टन। इनहिबिटरी एंड इंटरफेरिंग प्रेजेंस ऑफ वन स्पीसीज। अब दूसरी बात कह रहा है, एक तो आपने देखा कि रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हैं तो स्पेसीज क्लोजली रिलेटेड हो या वाइडली रिलेटेड हो, दोनों ही केसेस में कंपटीशन होगा इनके बीच। लेकिन कभी कभी देखने को यह भी मिलता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, फिर भी उनके बीच, ऑर्गेनिज्म के बीच कंपटीशन होता है। इसका एग्जाम्पल अभी हम लोग देख रहे हैं, इनहिबिटरी एंड इंटरफेरिंग प्रेजेंस ऑफ वन स्पेसीज may cause competition even when resources are abundant. फूड या स्पेस पर्याप्त है, लेकिन एक ऐसा आ गया है कि जिसका प्रेजेंस दूसरे के लिए बाधा पहुंचा रहा है, इनहिबिटरी इफेक्ट है एक ऑर्गेनिज्म का, या इंटरफेयरिंग इफेक्ट है एक ऑर्गेनिज्म का। तो ऐसे केस में अगर पर्याप्त भी है, एबंडेंट भी है रिसोर्सेज, तो इनके बीच कंपटीशन होगा। फिटनेस आर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, कल आर हम लोग चर्चा कर रहे थे ग्रोथ मॉडल में, तो ये फिटनेस आर इज लोअर्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपटीशन। तो कह रहा है कि एक के सर्वाइवल प्रभावित हो रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस की वजह से, तो ये कंपटीशन कहलाता है। ये फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है आपके सामने, गॉस साइंटिस्ट का नाम था, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब गॉस का क्या कहना है देखिए, गॉस कहते हैं कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन नॉट को एग्जिस्ट। कह रहे हैं कि दो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म साथ साथ बहुत लंबे समय तक नहीं जी सकते, को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडिफिनिटली, थोड़े समय तक तो रह सकते हैं लेकिन इंडिफिनिट काल तक नहीं रह सकते एक साथ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। इफ रिसोर्सेज इज लिमिटेड, उन्हीं का कहना है कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है और क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं तो वो लंबे समय तक एक साथ नहीं सरवाइव कर सकेंगे। क्या होगा इनके बीच देखिए, तो इफ रिसोर्सेज इज लिमिटेड, कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पेसीज, अब जो ज्यादा तगड़ा पड़ेगा, ज्यादा सुपीरियर पड़ेगा, वो ज्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लेगा, और दूसरे वाले को रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी तो वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि इफ रिसोर्स इज लिमिटेड, कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज विल एलिमिनेट inferior one. Extinction of Abingdon tortoise within 10 years in Galapagos Islands after introducing goat having greater efficiency. अब गैलापागो आइलैंड में एबिंगडन टॉर्टॉइज, जो कि बहुत ही बड़े साइज का होता है टॉर्टॉइज, ये पाया जा रहा था। तो पाया जा रहा था, वहाँ मजे से सरवाइव कर रहा था। आर्टिफिशियली क्या किया गया, वहाँ बकरी को ले आया गया, गोट को। अब ये गोट जब वहाँ आ गए तो इनकी खाने की क्षमता ज़्यादा फास्ट है एबिंगडन टॉर्टॉइज से, कछुआ थोड़ा थोड़ा करके खाता है, उतरता रहेगा, और बकरी ज़्यादा जल्दी जल्दी खा लेगी। तो इनकी इफिशियंसी ज़्यादा है, ब्राउजिंग इफिशियंसी, उसके चलते क्या हुआ, एबिंगडन टॉर्टॉइज को फूड की कमी होने लगी, और 10 साल के अंदर, जब ये गोट इंट्रोड्यूस किया गया उसके 10 साल के अंदर अंदर ये एक्सटिंक्ट हो गए एबिंगडन टॉर्टॉइज।
तो गॉज का क्या कहना था आप समझ गए कि दो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो काफ़ी लंबे समय तक एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, नहीं रह सकते। क्या होगा, जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर होंगे वो इन्फीरियर वाले को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, गॉज का ये कहना था। अब देखिए दूसरे साइंटिस्ट इससे एग्री होते हैं या नहीं, उनका क्या कहना है। अब दूसरे साइंटिस्ट हैं मैक आर्थर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और बहुत इजी है। इनका क्या कहना है, को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन्होंने दिखाया एग्जाम्पल के साथ कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑफ वार्बलर, वार्बलर क्या है, बर्ड्स हैं, तो एक ही पेड़ पर 5 क्लोजली रिलेटेड वार्बलर्स को एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया। सो 5 क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑफ वार्बलर्स, तो वार्बलर बर्ड है, लिविंग ऑन द सेम ट्री अवॉइड कंपटीशन। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट का गॉज का कहना था कि इनके बीच कंपटीशन होगा, सुपीरियर वाले इंफीरियर को हटा देंगे, जीने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। 5 क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज वार्बलर के एक ही पेड़ पर सरवाइव कर रहे हैं और इनके बीच कंपटीशन नहीं हो रहा है। तो ये कंपटीशन से कैसे बच रहे हैं, अवॉइड कंपटीशन बाय इवॉल्विंग मैकेनिज्म दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस। इन्होंने ऐसा तरीका ढूंढ लिया है कि इनको कंपटीशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये को एग्जिस्टेंस को प्रमोट कर रहे हैं, को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा दे रहे हैं रेदर देन एक्सक्लूजन। किसी दूसरे को निकाल देना, वहां से खत्म कर देने के अलावे ये उसको खत्म नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ सरवाइव करना सीख रहे हैं। ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया कि इनके बीच कंपटीशन नहीं हो रहा है, ये 5 स्पीसीज एक ही पेड़ पर आराम से सरवाइव कर रहे हैं, नो चांसेस ऑफ एक्सक्लूजन, किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। दीज मैकेनिज्म आर रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये 5 एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को एलिमिनेट भी नहीं कर रहे हैं, एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो आखिर कौन सा तरीका इन्होंने अपनाया। हमारे पुराने विद्यालय में बहुत समस्या होती थी, लड़कियों को बहुत डिस्टर्ब करते थे लड़के, खाना खाने निकलती थी तो अंत में मुझे सोचना पड़ा क्या करें, अचम थे। लड़कियों का टाइम हमने चेंज कर दिया, थोड़ा अर्लियर कर दिए, ये अपना खा के निकल जाती थी, तब लड़के आके खाते थे खाना। तो टाइम उनका अलग कर दिए, तो समस्या का समाधान हो गया। यहाँ क्या हो रहा है, रिसोर्स पार्टीशनिंग, या फिर एक जगह अगर खाना रख दिया जाए तो जो ज़्यादा तगड़े होंगे, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, कोई भी हो, ज़्यादा लेने के चक्कर में रहेंगे, ले लेंगे, और बेचारा 6 क्लास वाला कई बार उस चक्कर में भूखा रह जाता है, रोने लगता है, नया नया घर से आया होता है। तो रिसोर्स की पार्टीशनिंग होनी चाहिए, बंटवारा हो जाएगा रिसोर्स का, कोई छीना झपटी नहीं। तो दीज मैकेनिज्म आर रिसोर्स पार्टीशनिंग। दूसरा है डिफरेंट टाइम, जो कि एग्जाम्पल अभी हमने बतलाया कि टाइम चेंज कर दिया गया, एक किसी समय खाने जाएगा, दूसरा दूसरे समय खाएगा। तो डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न, फूड सर्च करना को कहते हैं फॉरेजिंग। ठीक है, तो फूड सर्च करने का अलग अलग तरीका होगा इनका। तो ये 3 मेन हो गया आपका। पहला हो गया रिसोर्स की पार्टीशनिंग हो जाएगी, बंटवारा हो जाएगा। दूसरा हो गया उनके खाने का टाइम अलग हो जाएगा, डिफरेंट फीडिंग टाइम हो गया। और नेक्स्ट है डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न, या खाना खोजने का अलग अलग तरीका इनका होगा। तो ये 3 तरीका अपनाते हैं और उसके चलते एक ही पेड़ पर ये बिना कंपटीशन किए आराम से साथ साथ रहते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। काउज ऑफ को एग्जिस्टेंस ऑफ वार्बलर वॉज बिहेवियरल डिफरेंसेस। तो ये सब जो चेंजेस किया, पार्टीशनिंग किया, रिसोर्स का टाइम अलग अलग कर दिया, इसी को सबको कलेक्टिवली कर रहे हैं बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटीज। तो खाना सर्च करने की एक्टिविटीज में डिफरेंसेस थे, टाइम अलग था, पार्टीशनिंग था, या फॉरेजिंग पैटर्न डिफरेंट था। तो मेन पॉइंट हमारा यही है कि 5
वार्बलर एक साथ कैसे कोएग्जिस्ट कर सके पेड़ पर, तो वाज बिहेवियरल डिफरेंसेस उनके बीच था। इन किस चीज में बिहेवियरल डिफरेंसेस? इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटीज। तो फॉरेजिंग सर्च ऑफ फूड को कहते हैं, पहले भी बतला चुके। तो आपसे पूछता है कि कैसे 5 वार्बलर एक ही पेड़ पर कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटीज। अब तीसरे साइंटिस्ट हैं कर्नेल्स। कर्नेल्स कॉम्पिटिटिव रिलीज एक ऐसे मजाकिया टाइप का एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए क्लास मॉनिटर आपका बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, और जब तक वो क्लास में रहता, मान लीजिए टीचर नहीं आए, तो जब तक वो क्लास में रहता है बहुत अच्छे से आपको कंट्रोल किए हुए रहता है। आपको बदमाशी करने की भी इच्छा हो रही है, आप कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई काम लगा, अचानक से उसको बाहर बुला लिया गया, तब क्या करोगे? जितनी इच्छा थी हल्ला करने की, बदमाशी करने की, शुरू हो जाओगे। तो यहां भी लगभग इसी तरह का कुछ एक्टिविटीज है। देखिए, कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पेसीज रेस्ट्रिक्ट प्रेजेंस ऑफ इंफीरियर स्पेसीज टू ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। क्या है, आपको जो परेशानी थी, जो भी करना था, आप अपने मन में दबाए हुए अपनी इच्छा को, शैतानी करने की इच्छा हो रही है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मॉनिटर बहुत स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पेसीज अगर प्रेजेंट है, तो क्या होगा? जो उससे इंफीरियर वाले स्पेसीज होंगे वो किसी खास एरिया तक ही सीमित रहेंगे। आप क्या करोगे? देखोगे मॉनिटर को किसी ने बुला लिया, मॉनिटर चला गया बाहर, उसके पीछे आप भी लाइन लग गए, 4-6 निकलना शुरू हो गए। किसी को प्यास लग गया, किसी को कुछ हो गया, 50 बहाना करके निकल जाते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। तो क्या होगा? जब कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पेसीज रेस्ट्रिक्ट प्रेजेंस ऑफ इंफीरियर स्पेसीज टू ए स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पेसीज जब वहां प्रेजेंट है तो इंफीरियर वाले एक खास एरिया तक सीमित हैं। expand its distributional range suddenly on removal of that superior species। लेकिन अचानक से अगर वो सुपीरियर स्पेसीज वहां से हटा लिया गया, मॉनिटर को क्लास से बाहर भगा दिया गया, तो क्या होगा? आप भी बाहर भागने लगोगे, यानी क्लासरूम तक आपका एरिया था, स्कूल के फील्ड तक आपका एरिया हो गया या हाउस तक हो गया। तो कह रहा है सडनली ऑन रिमूवल ऑफ दैट सुपीरियर स्पेसीज। तो ऐसा देखा गया कि जो सुपीरियर स्पेसीज था उसको अगर रिमूव कर दिया गया तो ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया में इंफीरियर वाला स्पेसीज एक्सपेंड हो गया। सीधा सा मतलब यही है इसका। इंटरटाइडल एरिया ऑफ रॉकी कोस्ट of Scotland was dominated by superior barnacle balanus arthropods। balanus एक arthropods है, तो ये सुपीरियर वाला है, लार्जर साइज का भी होगा। तो barnacle balanus exclude smaller barnacle cathameles from that zone। तो यहाँ क्या देख रहा है कि सुपीरियर वाले जो थे उसने इंफीरियर छोटे साइज वाले बर्नाकल को एक्सक्लूड कर दिया वहां से। कंपटीशन अफेक्ट्स मोर एडवर्सली टू प्लांट एंड हर्बीवोर्स देन कार्निवोर्स। क्यों इसको ज्यादा प्रभावित करता है? क्योंकि ये अपनी जगह से भाग नहीं सकते। कंपटीशन अफेक्ट मोर एडवर्सली टू प्लांट्स एंड हर्बीवोर्स देन कार्निवोर्स। फॉरेजिंग का पहले ही बतला ही चुके आपको, सर्चिंग फूड। नेक्स्ट इंटरेक्शन है पैरासाइटिज्म। तो पैरासाइटिज्म में एक होस्ट होगा, एक पैरासाइट होगा। होस्ट से पैरासाइट न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं, सक करते हैं,
अब ये पैरासाइट होस्ट के बॉडी के सरफेस पर हो सकते हैं, आउटसाइड द बॉडी, तो एक्टोपैरासाइट कहलाएंगे, या बॉडी सरफेस के अंदर हो सकते हैं, यानी बॉडी के अंदर हो सकते हैं, तो इनको एंडोपैरासाइट कहेंगे। अब अगर कोई पैरासाइट अटैक कर रहा है किसी होस्ट को, तो होस्ट भी प्रयास करेगा अपने आप को उस पैरासाइट से बचाने का, यानी डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करेगा ताकि हम पैरासाइट से बच जाएं। तो बचने के लिए अगर होस्ट में कोई इवोल्यूशन हुआ, कोई चेंजेस आए, ठीक उसी तरह के चेंजेस, उसको काउंटरैक्ट करने वाले चेंजेस आप कह सकते हो, पैरासाइट में भी डेवलप हो जाएगा ताकि होस्ट के द्वारा वो रिजेक्ट ना किया जा सके। होस्ट में इवोल्यूशन हो रहा है कि उसको रिजेक्ट कर दें, लेकिन साथ ही साथ उस पैरासाइट में भी इवोल्यूशन हो रहा है कि उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए, तो इसी को कहते हैं को इवोल्यूशन, दोनों में हो जाएगा इवोल्यूशन। सम पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक, यानी एक खास होस्ट पर ही वो सरवाइव करेगा। ऑब्लिगेट भी इसको कहते हैं ऐसे पैरासाइट को, तो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, दूसरे अगर उसको वो पैरासाइट नहीं मिले तो वो सरवाइव नहीं करेगा, मर जाएगा। इफ होस्ट इवॉल्व मैकेनिज्म, अब ऐसे यस ऑब्लिगेट वाले पैरासाइट जो हैं उनका जो होस्ट है, कह रहा है उस होस्ट के लिए कि इफ होस्ट इवॉल्व मैकेनिज्म टू रिजेक्ट और रेसिस्ट पैरासाइट, कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया कि रिजेक्ट कर दे या रेसिस्ट करे पैरासाइट को, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, पैरासाइट ऑल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू काउंटर एक्ट, होस्ट में जो मैकेनिज्म डेवलप किया उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए पैरासाइट में भी मैकेनिज्म डेवलप हो गया, उसमें भी इवोल्यूशन हो गया, to counteract and neutralize them in order to be successful with the same species। और तब इससे क्या होगा कि जो इसका होस्ट था, स्पेसिफिक होस्ट था, उसी के साथ ये आगे भी इवोल्यूशन के बाद भी सरवाइव करता रह सकता है। अब पैरासाइट में क्या क्या एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, एडेप्टेशंस इन पैरासाइट्स, तो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन इसके खत्म हो जाते हैं, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स, इसको चिपकना है, चाहे बाहरी सरफेस पर चिपके या अंदर के सरफेस पर चिपके, होस्ट के साथ इसको चिपकना है, तो एडेसिव ऑर्गन्स या सकर्स इनमें पाए जाएंगे ताकि होस्ट के साथ ये चिपका हुआ रहे, तो सकर्स टू क्लिंग ऑन द होस्ट। नेक्स्ट है लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दूसरे के द्वारा यानी होस्ट के द्वारा पचाया भोजन को एब्जॉर्ब करता है सिर्फ, इसलिए इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की आवश्यकता ही नहीं है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉस हो गया। और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन का लॉस्ट होना, एडेसिव ऑर्गन डेवलप करना, डाइजेस्टिव सिस्टम लॉस्ट होना, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी डेवलप होना, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ह्यूमन लिवर फ्लूक, ए निमेटोड पैरासाइट, नीड टू इंटरमीडिएट होस्ट। अब कह रहा है पैरासाइट एक है और इसको और भी 2 इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता होती है, स्नेल एंड फिश। तो इसके कौन कौन से होस्ट हैं ये भी पूछता है आपसे, तो स्नेल और फिश याद रखना है। ह्यूमन लिवर फ्लूक जो कि निमेटोड पैरासाइट है, इसके 2 इंटरमीडिएट होस्ट कहलाएंगे, स्नेल और फिश। ये दोनों होस्ट इसको मिलेंगे तभी इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। जैसे आपने मलेरिया वाले केस में पढ़ा है कि आधा लाइफ साइकिल ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रहा है प्लाज्मोडियम का, और आधा मॉस्क्वीटो के अंदर हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ 2 होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट रिक्वायर्ड हैं जिसके अंदर काम कंप्लीट होगा लाइफ साइकिल, यानी इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए ह्यूमन बीइंग के अलावे स्नेल और फिश का होना भी जरूरी है। सो दीज 2 ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट होस्ट। मलेरियल पैरासाइट का बदला ही चुके हैं। Impacts of parasite on host.
तो पैरासाइट का होस्ट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट होता है, क्या क्या प्रभाव होता है, उसको देखना है। पहला है रिड्यूस सर्वाइवल। होस्ट के सर्वाइवल को कम कर देता है, उसके सर्वाइवल रेट कम हो जाते हैं, उसके ग्रोथ रेट कम हो जाते हैं और उसके रिप्रोडक्शन भी कम हो जाते हैं होस्ट के। लीड्स टू डिक्रीज इन पॉपुलेशन। तो जब उसका सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है पैरासाइट के द्वारा, तो उससे उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है पैरासाइट मेक्स फिजिकली वीक टू द होस्ट। अभी आपको बतलाया कि होस्ट के द्वारा पचा पचाया भोजन जो कि हम अपने हेल्थ को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स पैरासाइट के द्वारा ले लिया जाता है। तो क्या होगा, जिसका न्यूट्रिएंट्स ले लिया जा रहा है वो फिजिकली वीक होगा। तो पैरासाइट मेक्स फिजिकली वीक टू द होस्ट, मेकिंग होस्ट वल्नरेबल टू प्रीडेशन। अब जो कमजोर हो जाएगा उस पर तो कोई भी अटैक करेगा, उसका प्रीडेटर इंतजार में है कि पैरासाइट उसको वीक बना दे तो हम उसको अपना शिकार बना लें। टाइप्स ऑफ पैरासाइट अभी आपको बतलाया है कि बॉडी सरफेस के बाहर होगा तो एक्टोपैरासाइट है, फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे बाल में जूं हो जाता है, लाइस ऑन ह्यूमन। इसी तरह से डॉग के सरफेस पर देखते हैं, बॉडी सरफेस पर लगा हुआ छोटा छोटा कीड़ा, टिक्स कहते हैं जिसको। तो याद रखना ये डॉग के बॉडी पर जो लगा हुआ रहता है वो टिक्स कहलाता है। कभी कभी टिक्स के नाम से आपको पूछ देता है और आप परेशान होते हो कि ये है क्या। नेक्स्ट है कॉपीपोड्स, ये क्रस्टेशिया है, मेरीन फिश के ऊपर पैरासाइट है। तो ये एक्टो पैरासाइट के एग्जाम्पल हो गए, लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग एंड कॉपीपोड्स ऑन मेरीन फिश। इसी तरह से प्लांट के केस में कस्कुटा ऑन अदर प्लांट्स, ये भी बाहर सरफेस पर लगा रहता है, पीला पीला इलेक्ट्रिक वायर की तरह दिखता है। इसके लीफ नहीं होते, इट लॉस्ट लीव्स। अभी आपको बतलाया कि ये क्लोरोफिल भी इसमें नहीं होता, पीला कलर का होता है। क्लोरोफिल होता तो ये ग्रीन होता, तो क्लोरोफिल भी नहीं है और इसकी पत्तियां भी नहीं है जिससे भोजन बनाता। इट लॉस्ट लीव्स एंड क्लोरोफिल इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है कस्कुटा, लेकिन इसमें ना तो लीव्स पाए जाते हैं, तो लीव्स है नहीं, पतले पतले तार, बिजली के तार जैसे पीले पीले ये दिखाई पड़ते हैं पेड़ के सरफेस पर। तो इवोल्यूशन के क्रम में इसमें क्लोरोफिल और लीफ का लॉस्ट हो गया, लीफ लॉस्ट हो गए हैं। इट गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट प्लांट। तो इसको लीफ की आवश्यकता नहीं है, क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि जिस प्लांट के ऊपर ये पाया जाता है उसी प्लांट से ये न्यूट्रिएंट सक करता है और उसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इसमें, हाउस्टोरिया, स्पेशलाइज्ड रूट होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट सक कर सकते हैं। एंडोपैरासाइट लिव इनसाइड होस्ट बॉडी, इसलिए तो एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। इन डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज लिवर, किडनी, morphological and anatomical features are greatly simplified but reproductive potential, इसके पहले भी आप देखे थे कि पैरासाइट्स का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा होता है, द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियलिटी इज एम्फेसाइज्ड। इसके बाद ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है ब्रूड पैरासाइटिज्म। इसमें क्या है, कोयल ज़्यादा चालाक होती है और कौवा बेवकूफ़ होता है। कोयल का अंडा साइज में, कलर में बिल्कुल कौवे के अंडे की तरह का होता है। ये चुपके से अपना एग क्रो के नेस्ट में डाल आती है और क्रो उसको अपना एग समझ के उसकी रियरिंग करता रहता है और जब उससे यंग निकल आता है तो वो चेज करना शुरू करता है कोयल को। तो एग इन साइज एंड कलर, यहाँ भी इवोल्यूशन इस तरह का हुआ है कि दोनों का एग साइज और कलर में एक जैसे होते हैं। तो कौवा उसको पहचान नहीं पाता कि कौन सा कोयल का है कौन सा उसका है और अपने एग के साथ उसको भी रियरिंग करता है। एग इन साइज एंड कलर आर सेम ऑफ क्रो एंड ककू टू अवॉइड चांस ऑफ इजेक्शन। तो कौवा अगर पहचान लेता तो उसके एग को गिरा देता, तो इसलिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि दोनों एक ही जैसा दिखे, उसको पता ही नहीं चले,
तो इजेक्शन के चांसेस नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है कॉमन सेलिज्म। इसको हिंदी में कहते हैं सहजीविता, साथ साथ जीना। इसमें क्या होता है देखिए, वन पार्टनर गेट बेनिफिटेड, अनदर नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। तो कह रहा है कि एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना हानि। Epiphyte, epi means above, phyton means plant। तो चूंकि ये ऑर्किड जो है एक प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, प्लांट के डाल पर ग्रो करता है, और वो प्लांट है मैंगो ट्री, इसलिए इसको ऑर्किड को एपीफाइट कहा जाता है। और इस ऑर्किड प्लांट में ग्रीन लीव्स पाए जाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है और इसके रूट हवा में हैंगिंग पोजीशन में होते हैं और उसमें एक खास तरह के टिश्यू वेलामिन पाए जाते हैं। उस वेलामिन टिश्यू की मदद से ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको मॉइस्चर भी मिल गया और पेड़ की ऊंचाई पर है, सपोर्ट है मैंगो ट्री के डाल का, तो इसको लाइट भी सफिशिएंट मिल रहा है और क्लोरोफिल इसके पास है ही, तो ये फूड प्रिपेयर खुद कर सकता है। ये फूड के लिए मैंगो ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होता, बस सपोर्ट लेता है मैंगो ट्री से। तो मैंगो ट्री को इसके ऊपर होने मैंगो ट्री के ऊपर इसके होने से मैंगो ट्री को कोई फायदा भी नहीं है, कोई हानि भी नहीं है, लेकिन इसको सपोर्ट मिल जाता है मैंगो ट्री से, तो इसको फायदा है। तो यहाँ एक पार्टनर को बेनिफिट हुआ, दूसरे को कोई बेनिफिट भी नहीं है, कोई हार्म भी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है बर्नैकल्स ऑन बैक ऑफ व्हेल। बर्नैकल्स व्हेल के बैक पर लगा रहता है और व्हेल जो कुछ भी खा के छोड़ता है, जो उसका गिरता है, उसको ये अपना भोजन बनाता है। तो व्हेल्स का वैसे भी वो लेफ्ट ओवर है, वेस्टेज है, उसको ये खाता है। तो बर्नैकल्स को तो फायदा मिल जा रहा है, फूड सर्च नहीं करना पड़ रहा है, व्हेल का जो बचा खुचा है वो खा के रहता है, तो इसको फायदा है। लेकिन व्हेल को कोई लॉस नहीं है और ना ही उसको कोई बेनिफिट है। तो कॉमन सेलिज्म में देख रहे हैं कि एक को फायदा है, बाकी दूसरे को ना फायदा है ना लॉस है। तीसरा एग्जाम्पल है इग्रेट बर्ड ऑन द बैक ऑफ ग्रेजिंग कैटल। जानवर चर रहा है और इग्रेट बर्ड उसके पीठ पर बैठा हुआ है। जानवर जब चरने के क्रम में चल रहा है तो उसके पैर से ग्रासेस में मूवमेंट होते हैं और उसके चलते जो इंसेक्ट छुपा रहता है ग्रासेस में वो भी मूव करता है, निकल के आगे पीछे चलेगा और वो आसानी से इग्रेट को दिखाई पड़ जाता है। तो इसलिए ग्रेजिंग कैटल के पीठ पर ये बैठी रहती है चिड़िया और इसको अपना फूड सर्च में हेल्प मिल जाता है, लेकिन ग्रेजिंग एनिमल को उससे कोई लॉस भी नहीं है, कोई बेनिफिट भी नहीं है। नेक्स्ट है क्लाउन फिश इन सी एनिमन। सी एनिमन के पास स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, चुभने वाले टेंटिकल्स हैं, और उसके डर से कोई प्रीडेटर इस सी एनिमन के पास नहीं आता है। और उसी टेंटिकल्स के बीच वाले पोर्शन में, चारों तरफ से घिरा हुआ है, बीच का जो पोर्शन है उसमें ये क्लाउन फिश वहां पर पाया जाता है। तो इसको सुरक्षा मिलती है, इसको फायदा मिल गया कि कोई प्रीडेटर सी एनिमन के पास ही नहीं आ पाएगा, तो इसके पास भी नहीं आ पाया, इसकी भी सुरक्षा हो गई। और सी एनिमोन को इसको रहने से कोई घाटा भी नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, ऑर्किड, बर्नैकल, अभी जितना एग्जाम्पल लिए हैं उसी की चर्चा कर रहे हैं। ऑर्किड, बर्नैकल, इग्रेट, क्लॉन, इन सबको फायदा है। और बाद वाले जो जो पार्टनर हैं, मैंगो ट्री, वेल, ग्रेजिंग कैटल, सी एनिमोन, इसको ना तो कोई फायदा है ना ही कोई हानि है। तो ये पिक्चर आपके सामने है।
ये कैथामेल सॉरी बर्नाकल है, बैलेनस ये बड़ा साइज वाला, और ये कैथामेलस है, ये बर्नाकल इसको खा करके खत्म कर देता है, एक्सटिंक्ट कर देता है। और ये सी एनिमन का फिगर है, अभी जो चर्चा हम लोग जस्ट की है, तो ये सी एनिमन है, उसी का इनलार्ज्ड व्यू यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ बीच में आपके मोबाइल पर भी हमने भेज दिया है, तो उसमें आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पर ये क्लाउन फिश दिख रहा है, रेड रेड कलर का, यहाँ कई एक है, ठीक है। और ये टेंटिकल्स हैं इनके, तो देखने में बड़ा खूबसूरत फ्लावर सा ये दिखता है, और बीच में क्लाउन फिश यहाँ बैठी हुई है। तो कोई भी प्रीडेटर, चूंकि इसके ये टेंटिकल्स स्टिंगिंग है, तो ये रक्षा कवच का काम करते हैं, तो इसके पास इसका प्रीडेटर कोई आ नहीं पाएगा, जिससे कि ये मछलियों को भी कोई खतरा नहीं होगा, ये भी बच जाएंगी। और अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करते हैं एक ही पेड़ पर, तो वार्वलर था एग्जाम्पल, तो ये कुछ वार्वलर्स आपके सामने हैं, ये ये सारे वार्बलर्स हैं, और ये एक पेड़ पर को एग्जिस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बिहेवियरल डिफरेंसेस इन फूड सर्चिंग में। अब म्यूचुअलिज्म में बोथ पार्टनर्स को फायदा होगा, आप ऑलरेडी परिचित हैं, लेकिन आपने पढ़ा है, तो एल्गी और फंजाई का इंटरेक्शन होता था म्यूचुअल, और दोनों को इसमें बेनिफिट होता है। इसके बाद आपने माइकोराइजा पढ़ा है, रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई के बीच इंटरेक्शन है। तो फंजाई जो है वो फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है, प्लांट उतनी एफिशिएंसी के साथ एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और बदले में प्लांट कार्बोहाइड्रेट देता है फंगस को, तो ये माइकोराइजा हो गया। इसके बाद है इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो एनिमल हेल्प्स इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड प्लांट गिव्स, तो क्या कर रहा है, एनिमल जो है पॉलिनेशन में हेल्प करता है और सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। बदले में प्लांट क्या करेगा, तो प्लांट पॉलिनेटर्स को स्वीट जूस यानी नेक्टार प्रोवाइड करेगा, और डिस्पर्सल करने वाले को जूसी टेस्टी फ्रूट प्रोवाइड करेगा, और एग लेइंग के लिए सेफ प्लेस भी प्रोवाइड करता है। तो दोनों को फायदा हो रहा है इसमें, प्लांट को भी फायदा है और एनिमल को भी फायदा है। प्लांट का पॉलिनेशन हो जा रहा है, सीड डिस्पर्स हो जा रहा है, एनिमल को रहने खाना मिल जा रहा है, और एग लेइंग के लिए सेफ प्लेस मिल जा रहा है। एक को इवोल्यूशन, उधर को एक्सटिंक्शन पढ़ रहे थे कि एक एक्सटिंक्ट होगा तो दूसरा भी हो जाएगा, यहाँ को इवोल्यूशन यहाँ भी है। सेफ गार्ड फ्रॉम चीटर्स, तो कुछ ऐसे चीटर्स एनिमल होते हैं कि बिना पॉलिनेशन किए, बिना डिस्पर्सल किए, वो चाहते हैं कि प्लांट का नेक्टार भी ले लें और फ्रूट भी ले लें। तो उससे बचने के लिए इसकी खास तरह की इवोल्यूशन होते हैं। Evolution of the flower and its pollinator are tightly linked with one another. In fig species can be pollinated by its partner wasp. तो कोई पर्टिकुलर स्पेसीज के फिग के लिए खास तरह का स्पेसीज वास्प का होगा, वही उसको पॉलिनेट कर सकता है, दूसरा कोई वास्प उसको पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। तो वास्प pollinates fig inflorescence। अब एक हम फिग का पिक्चर आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए। और फिग अगर नहीं देखे होंगे, आप देखे जरूर हैं, पहचानते वाले नहीं होंगे, नहीं देखे हैं तो पीपल का फल देखे होंगे, या बरगद का फल देखे होंगे, इस टाइप का है, हैपेंथोडियम कहलाता है।
ये हो गया हाइपेंथोडियम, और इसमें इधर मेल फ्लावर्स लगे रहते हैं। सपोज ये मेल फ्लावर है, ऐसे यहाँ मेल फ्लावर लगे हुए हैं, इधर भी मेल फ्लावर लगे हुए हैं, और इधर बाकी पार्ट में नीचे फीमेल फ्लावर लगे रहते हैं। मान लो समझने के लिए फीमेल फ्लावर को मैंने ऐसे दिखाया। तो क्या होगा, मान लीजिए कोई चींटी या चींटा, इधर छेद यहाँ पर ये ऐसे जो दिखाएं ये होल है, इस होल से अंदर घुसा, इधर से किनारे किनारे ऐसे आया, यहाँ पहुंचा, यहाँ बेसल पार्ट में उसको एग लेइंग करना है, तो यहाँ तक आना ही है। और इधर से आ रहा है तो मेल फ्लावर के ऊपर से गुजर के आ रहा है, यानी पॉलन ग्रेन कैरी करके ला रहा है, और यहाँ पहुंचा फीमेल फ्लावर तक, तो उसका पॉलिनेशन हो जाएगा फीमेल फ्लावर का, और यहाँ पर एग लेइंग करेगा, और यंग लार्वा जो डेवलप होगा यहाँ पर, तो वो इससे सीड, जो यंग सीड होगा उसको भी खाएगा, और सेफ प्लेस भी उसको मिल रहा है इस फ्रूट के अंदर। तो ये एक तरह का इन्फ्लोरेसेंस है, और अंदर ही अंदर पॉलिनेशन होता है, और यहीं फर्टिलाइजेशन होगा, और ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो खास तरह के फिग के लिए खास तरह के वास्प पाए जाते हैं इसको पॉलिनेट करने के लिए। अगर इसमें फिग में कोई चेंज हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा, तो उस वास्प में भी इवोल्यूशन इस तरह का हो जाएगा कि वो फिर भी इवोल्यूशन के बाद भी उसको पॉलिनेट कर पाए। तो यही को इवोल्यूशन कहलाता है। एक में जैसा चेंज आएगा दूसरे में भी वैसा ही चेंज आ जाएगा। सेक्सुअल डिसीट, डिसीव मतलब होता है धोखा देना, और यहाँ एक प्लांट धोखा दे रहा है एक पॉलिनेटिंग एजेंट को। ये भी ऑर्किड का ही प्लांट है, और ये नाम खूब पूछता है, जरूर से याद कर लीजिए, ऑफरिस। ये ऑफरिस फ्लावर के एक पेटल फीमेल पॉलिनेटर की तरह बिल्कुल लगते हैं, और मेल पॉलिनेटर जो है वो आता है उस फ्लावर के पेटल को फीमेल समझ के कॉपुलेट करने के लिए, और कॉपुलेट करने के क्रम में पॉलिन की डस्टिंग उसकी बॉडी पर होती है, फिर वो दूसरे फ्लावर पर जाता है और पॉलिनेशन करता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्लांट उसको धोखा दे रहा है, डिसीव कर रहा है सेक्सुअली कि यहाँ पर फीमेल है, ताकि उसका पॉलिनेशन हो, इसलिए इसको सेक्सुअल डिसीट कहते हैं। तो मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफरिस इसका एग्जाम्पल है, आपके बुक में पिक्चर भी दिया हुआ है इसका। So, Ophrys have one petal of flower exactly similar to female of its pollinator bee. Male come to the flower to copulate. तो चूंकि एक्चुअल में तो वो पेटल है, फीमेल है नहीं, तो इसलिए शूडो कॉपुलेट कह रहे हैं, वास्तव में कॉपुलेशन नहीं है, फॉल्स कॉपुलेशन है। Pollen grain falls on its body and it moves to next flower to repeat the process, and pollen grain is dusted on stigma of this flower. pollination हो जाएगा इस तरीके से। बस 2 मिनट में अब छोड़ दे रहे हैं आपको। एमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एमेंसेलिज्म इज यूज्ड फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। ये बहुत सिंपल है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब एक बार अनवॉश्ड प्लेट छोड़ दिए स्टेफाइलोकोक्की पर, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो अनवॉश्ड प्लेट छोड़ दिया, तो उन्होंने देखा कि कुछ और ग्रो कर रहा है वहाँ, और जहाँ पर वो ग्रो कर रहा है उसके इर्द गिर्द स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर पाया, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया। तो यही है कि एक ऑर्गेनिज्म का ऐसा इम्पैक्ट है कि उस सराउंडिंग में दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएगा। एमेंसेलिज्म ही है ये, जो एग्जाम्पल अभी आपको बतलाया एमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल है। तो इसमें होता क्या है, ये मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म। पेनिसिलियम जो ग्रो कर रहा था वो पेट्री प्लेट में, उसको ना तो कोई हानि है ना ही कोई फायदा है, वो ग्रो कर रहा है। लेकिन दूसरा ऑर्गेनिज्म यानी स्टेफाइलोकोकी जो बैक्टीरिया वहां ग्रो कर रहा था, उसको तो हार्म हो रहा है। उस पेनिसिलियम के द्वारा जो केमिकल सिक्रीट किया गया
उस केमिकल के चलते ये बैक्टीरिया वहां पर ग्रो नहीं कर पाया। तो क्या है, एक का प्रभाव जीरो हो गया, यानी जीरो मतलब ना कोई फायदा है ना कोई हानि है, ठीक है। और अगर हानि है तो उसको माइनस से दिखाए, तो यही एमेंसेलिज्म है। पेनिसिलियम का एग्जाम्पल आपको बतला ही चुके हैं। तो बस यही क्लास आपका खत्म करते हैं। थैंक यू।